डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 51 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 52 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। मुझे उनकी बात मानना ही पड़ी। वैगन स्टैंड पर हम सब लोग वैगन से उतरे। उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया कि नूर जहां बेगम और उसके साथ ही मुल्तान के जाने पहचाने चेहरे हैं। कई लोगों ने नूर जहां बेगम को सलाम किया। ये और बात है कि मैंने इन लोगों में छुपी तंजिया मुस्कुराहट भी देख ली। सलामत अली ने जल्दी जल्दी 2 तांगों का इंतजाम किया। इस दौरान में अमरीन और परवीन लोगों की चुभती हुई नजरों का मरकज बनी रही। मैंने अमरीन के चेहरे पर हकारत के आसार देखे, जबकि परवीन अपनी पजीराई से लुत्फ अंदोज होती रही। तांगे आते ही अमरीन सबसे पहले तांगे पर चढ़कर बैठ गई। परवीन भी उसके पास जा बैठी। नूरजहां बेगम ने पिछली नशिस्त संभाल ली। आओ मियाँ, उसने मुझे अपने पास बैठने की दावत दी। मैं थोड़ा सा झिझका। मुझे जो महसूस हुआ जैसे वहां मौजूद तमाम लोगों की नुकीली निगाहें मेरे जिस्म के आर पार हो रही हैं। मुझे निगाहों से बचने की यही फौरी तरकीब नजर आई कि मैं नूरजहां के पास जा बैठूं। मेरे बैठते ही नूरजहां बेगम ने तांगे के ड्राइवर को हुक्म दिया कि वह हुसैन आगा ही चले। तांगे वाले ने यूं ही अपनी सवारियों की खुशबू से इनके गुलशन का अंदाजा लगाया, इसकी तबीयत में एक नई तरंग आ गई। जो हुक्म बादशाह हो, चल भाई राकट, सोने आधे महल्ले। अमरीन और परवीन की मुश्तरका हंसी ने फिजा में चलतरंग सी बखेर दी। नूरजहां बेगम के होंठों पर बेसाख्ता तबस्सुम नमूदार हुआ। मैंने अंदाजा लगाया कि अपने शहर में दाखिल होते उसका खोया हुआ एतमाद लौटाया है। अब वो बड़े ठुस्से से बात कर रही थी। अरे मियाँ जुल्फ़िकार अली शाह, तुम परेशानी महसूस नहीं कर रहे हो हमारे साथ जाने में? कैसी परेशानी नूरजहां बेगम? मेरा मतलब है कि कहीं तुम्हें अंदेशा हो कि हमारी सोहबत में, हमारी रफाकत में रहकर तुम बदनाम हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है नूरजहां बेगम। मैं अपने मामलात में खुद मुख्तार हूँ। मुझे किसी बदनामी वगैरह की परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला चाची। तुमने अपनी जान पर खेलकर जिस तरह अमरीन को आज़ाद कराया है, इस एहसान को मरते दम तक नहीं भुला सकूंगी। उसने ममनूनियत से बोझल लहजे में कहा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है नूरजहां बेगम। मुझे तो यह करना ही था, क्योंकि मेरी वजह से अमरीन पर यह मुसीबत आई थी। तुमने तो हमें बताया ही नहीं था कि तुम्हारे पास पिस्तौल भी है। इसमें बताने की क्या बात है नूरजहां बीबी? मेरे पास इस पिस्तौल का लाइसेंस भी है। मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। दरअसल कुछ अर्सा पहले मेरी कुछ लोगों से चपकलिश चल पड़ी थी। वो मुआवला तो रफा दफा हो गया, लेकिन मुझे अपने साथ पिस्तौल रखने की आदत सी हो गई है। अच्छी बात है, अच्छी बात है शाह जी। आदमी के 1000 दोस्त और दुश्मन होते हैं, लिहाजा चौकन्ना रहना चाहिए। तो मुझे शाह जी ना कहो नूरजहां बीबी, यह अच्छा नहीं लगता। तो मुझे जुल्फ़िकार अली कह दिया करो। ए लो मियाँ जुल्फ़िकार। बातों बातों में पता ही नहीं चला और हम अपने घर भी पहुंच गए, नूरजहां ने कहा। मैं आसपास के माहौल का जायजा लेने लगा। मैंने देखा कि हम एक बहुत ही पुररौनक बाजार में पहुंच चुके हैं। बज़ाहिर मुझे वहां कोई बेरहायशी इमारत नजर नहीं आई। वहां पर मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार दुकानों पर जोर और शोर से खरीद फरोख्त जारी थी। मैंने सोचा कि खुदा जाने इन लोगों की मंजिल मकसूद कौन सी दुकान होगी। तांगे से उतरने के बाद मैंने इस्तेफामिया अंदाज में नूरजहां बेगम की तरफ देखा। मैंने सोचा कि शायद वो दूसरे तांगे की आमद का इंतजार करेगी, लेकिन उसने तांगे वाले को अदायगी करते ही एक तरफ चलना शुरू कर दिया। चलें जनाब। अमरीन ने मेरा बाजू थाम कर मेरे कान पर नगमा बार सरगोशी की। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद नूरजहां बेगम एक पतली सी गली में घुस गई। हम तीनों ने भी उसकी तकलीद की। कई मोड़ मुड़ने के बाद हम 1-2 मंजिला मकान के पिछवाड़े पहुंच गए। नूरजहां बेगम ने मकान के पिछले दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद दरवाजे के पीछे से एक खुरदरी निस्वानी आवाज ने पूछा, कौन है? मैं हूं नूरजहां। दरवाजा खोलो शिम्मो आपा, हम लोग वापस आ गए हैं। नूरजहां बेगम की आवाज कान में पड़ते ही उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। मैं उस औरत की महज एक ही झलक देख सका, क्योंकि दरवाजा खुलते ही अमरीन और परवीन उस औरत से लिपट गई थी। अरे मेरी बच्चियां, मेरी लाडली, मेरी आंखों का नूर, तुम आ गई। इतना इंतजार करवाया तुमने। जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। शिम्मो नामी उस बुढ़िया ने मसनूई नाराजगी से दोनों लड़कियों को अपने से अलग करने की कोशिश की। नहीं नहीं शिम्मो जान, हमसे नाराज ना होना। कुछ पता है तुम्हें, तुम्हारी अमरीन कितनी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंची है। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ था तुझे?
चिम्मो ने अमरीन और परवीन को अपने से अलग करके अपना कलेजा थाम लिया। अरे चिम्मो आपा, अब हमें अंदर आने दोगी या यहीं सारी बात कर लोगी? नूरजहां बेगम के तंज अमेज लहजे ने चिम्मो को बेख्तियार चींपने पर मजबूर कर दिया। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आओ आओ तुम सब लोग अंदर आ जाओ, उसने जल्दी जल्दी कहा। जब मैं भी उनके पीछे पीछे छोटे से सहन में पहुंचा तो चिम्मो ने पहली बार मुझ पर तवज्जो दी। अरे ये कौन बाबू साहब हैं? पहले तुम हमें ठंडा पानी पिलाओ चिम्मो आपा, फिर बाकी बातें पूछना। ऐसी कयामत की गर्मी पड़ रही है कि भेजा तप कर रह गया है। चिम्मो आपा हाँ हाँ करती हुई घर के किसी कोने में घुस गई। नूरजहां बेगम हमें साथ ली एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गई। उसने एक बड़े से निवाड़ी पलंग पर कब्जा जमा लिया। मुझे भी उसने अपने पास ही बिठा लिया। दोनों लड़कियां साथ वाले पलंग पर थके थके अंदाज में नीम तराज हो गईं। मैंने कमरे के साजो सामान पर नजर डाली। यह कमरा पुराने तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। छत पर लगे हुए बड़े से तेज रफ्तार पंखे ने कुछ ही देर में हमारा पसीना सुखा दिया। इस घर में पहुंचने के बाद मैंने महसूस किया कि इस जगह का माहौल मेरी तवक्का से बिल्कुल बरअक्स है। इन लोगों ने घर और कारोबार को अलहदा अलहदा कर रखा हुआ है। कुछ देर बाद सलामत अली भी वहां पहुंच गया। वो अपने साथ बाजार से खाना लेकर आया था। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद सलामत अली उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। कदरे तवक्कुफ के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। सलामत अली मुझे अपने साथ लिए मकान के जीने चढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद हम छत पर पहुंच चुके थे। तेज धूप की वजह से मेरी आंखें चुंधिया गईं। सलामत अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मकान की ऊपरी मंजिल के 2 कमरों में से एक कमरे में दाखिल हो गया। उसने मुझे एक पलंग पर बिठाया और पंखा खोल दिया। जूते उतार दो शाहजी और कुछ देर आराम कर लो। इस आग बरसाती दोपहर में सलामत अली की पेशकश से फायदा न उठाना कुफरान नेमत होता। मैंने जूतों के अलावा अपनी शर्ट भी उतार दी। सलामत अली ने किसी कोने से एक सूती लुंगी भी निकाल कर मुझे दे दी। मैंने जीन्स की पतलून उतार कर लुंगी बांधी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं तंग जेल से आज़ाद हो गया हूं। सलामत अली मुझे वहां छोड़कर जाने कहां गुम हो गया। पुराने तर्ज के नेवाड़ी पलंग पर लेटकर मैं अपनी आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करने लगा। मैंने रफाकत अली का पता अपने जहन में धुराया। इस पुरस्कून और आरामदेह कमरे में गौर व खौज करते हुए मुझे महसूस हुआ कि यह जगह मेरे मिशन के लिए एक अच्छा बेस कैंप साबित हो सकती है। इस मुहिम को अंजाम देते हुए मुझे किसी न किसी ठिकाने की तो जरूरत पड़ती ही, तो फिर यह जगह कौन सी बुरी है? इन लोगों का कोई भी पेशा हो, मुझे इससे क्या गर्ज? मैं कोई नौजवान लड़की तो हूं नहीं जिसे ये लोग किसी औबाज शख्स की ख्वाबगाह की जीनत बनाते। अगर मुझे अपनी मुहिम के दौरान में किसी मरहले पर छुपने की जरूरत पेश आए तो ये जगह एक महफूज पनाहगाह भी साबित हो सकती है। मैं इन लोगों को बआसानी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं सोचता सोचता जाने किस वक्त नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं असर के बाद तक सोता रहा। मेरी आंख शदीद प्यास की वजह से खुली थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं सदियों से प्यासा हूं। मैंने शर्ट और पतलून पहनी, अपना पिस्तौल अपनी पतलून में उड़सा और जूते पैरों में फंसा कर मकान के निचले हिस्से में आ गया। सबसे पहले मेरा चिम्मो से सामना हुआ। उसने मुझे देखते ही दुआएं देना शुरू कर दी। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे बेटा, तूने मेरी अमरीन की जान बचाई। अल्लाह तेरी माँ की आंखों की ठंडक कायम रखे। चिम्मो की जुबान से अपनी माँ का जिक्र सुनकर मुझे अपना सीना चाक होता हुआ महसूस हुआ। वो मुझे मेरी माँ की आंखों की ठंडक करार दे रही थी। मैं उसे कैसे समझाता कि मेरी जिंदगी को बबूल के कांटों का झुंड बनाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी सगी माँ है। और यह कि मैं सिर्फ उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब अपने हाथों से मैं अपनी नाम नेहाद माँ के जीवन की किताब आग में झोंकूं। मैं उसे कुछ भी नहीं बता सका। उसने बड़े प्यार से मुझे बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर बिठा दिया। नूरजहां बेगम और दोनों लड़कियां तो अभी तक सोई हुई हैं। मैंने जानबूझकर इन्हें नहीं उठाया। मैंने सोचा कि अपनी नींद पूरी कर लें तो अच्छा ही है। तुमने अच्छा किया अम्मा भी। मुझे तो तुम बस एक गिलास पानी पिला दो। अभी लो मेरे बच्चे, अभी लो। चिम्मो जल्दी से उठकर कोने में रखे कूलर की जानी पड़ी। वो मुझे पानी पिलाकर फारिग हुई तो कमरे के अंदर से नूरजहां बेगम ने पुकार कर चिम्मो भी से पानी मांगा। वो झटपट पानी लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैं भी उसके पीछे था। आओ मियाँ, आओ बैठो। नींद तो पूरी हो गई ना? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। नूरजहां बेगम ने आवाज़ें देकर अमरीन को भी जगा दिया। मुझे बैठा देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। नूरजहां बेगम ने उन दोनों को मुखातिब करते हुए पूछा, क्यों लड़कियों, आज महफिल जमाने का प्रोग्राम है या कल पर रखे? जैसे तुम्हारी मर्जी नूरजहां बेगम, परवीन ने हशाश बशाश लहजे में कहा, जबकि अमरीन खामोश रही। क्यों अमरीन, तुम क्या कहती हो? नूरजहां बेगम के सवाल को सुनकर अमरीन खामोश रही। फिर उसने मुझ पर निगाह डालते हुए कहा, अब मैं महफिल में नहीं जाऊंगी नूरजहां बेगम। क्यों, खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या अभी तक सफर की थकान नहीं उतरी?
नूरजहां बेगम ने उलझे हुए लहजे में पूछा। नहीं नूरजहां बेगम, अब मैं कभी भी नाच गाना नहीं करूंगी। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में गुजरेगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया लड़की? नूरजहां बेगम ने बड़ा फरोख्ता होकर कहा। धंधा नहीं करेगी तो हम सब खाएंगे क्या? यह अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ नूरजहां बेगम, अमरीन ने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान पुरस्कून रखते हुए कहा। बस अब मैं मजीद ये रजील जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब मुझे कोई भी नाचने गाने और धंधा करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीन के लहजे से सरकशी झलकने लगी। ओहो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 1000 नालियों में मुंह मारने के बाद मेरी शरीफ शादी को पाकीज़गी का दौरा पड़ा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जिस अंधी सुरंग में तुम कदम रख चुकी हो इसमें वापसी का कोई रास्ता ना है। तुम ख्वाब देखना छोड़ो। अगर तुम समझती हो कि मुल्क फारिस का शहजादा तुम्हें ब्याहने आएगा तो ये तुम्हारी खुशफहमी हुए है। मैंने अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढ लिया है नूरजहां बीबी। अब मुझे खुद को इसके काबिल साबित करना है। कौन है वो शहजादा? तुम्हें किसका इंतजार है? नूरजहां बेगम ने हैरानी से पूछा। फिर उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर चमती चली गईं। क्या तुम जुल्फकार अली शाह से? उसने कुछ पूछना चाहा। नहीं नूरजहां बीबी, मेरा अमरीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने संजीदा लहजे में उसके शुबे की तरदीद की। लेकिन अमरीन सच कह रही है। अब इसे मजीद धंधा करने की जरूरत नहीं है। इसके ख्वाबों का शहजादा वाकई इसे अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। वो मुल्क फारिस का ना सही अपनी छोटी सी ममलिकत का शहजादा जरूर है। उसे शादी के बाद अमरीन एक शरीफ शादी की जिंदगी बसर करेगी। नूरजहां बीबी भोजका सी होकर मेरी गुफ्तगू सुनती रही। उसे चुप सी लग गई थी। कुछ देर बाद उसने जुबान खोली तो उसके लहजे में तैश की बजाय संजीदगी का तासुर नुमाया महसूस हुआ। वो शख्स आखिर है कौन? कुछ मुझे भी तो पता चले। मैं सरदार खिजर खान की बात कर रहा हूँ नूरजहां बीबी। क्या क्या कहा तुमने? सरदार खिजर खान? नूरजहां बेगम की आवाज़ हैरानी की शिद्दत से फटने लगी। क्या वो? हाँ, वो अमरीन को पसंद करता है। मैंने अपने लहजे को गंभीर बनाते हुए कहा। और अमरीन के मुतालिक सब कुछ जानने के बावजूद इससे शादी करना चाहता है। ओहो, तो तुम सरदार खिजर खान के एजेंट बनकर यहाँ आए हो? नूरजहां बेगम ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं नूरजहां बीबी, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। अलबत्ता तुम मुझे उसका पैगंबर जरूर कह सकती हो। मैं उसके रिश्ते का पैगाम लेकर आया हूँ। अमरीन ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। अब सिर्फ तुम्हारी मंजूरी की जरूरत है। मैंने नूरजहां बेगम के चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए कहा। नूरजहां बेगम के चेहरे पर शदीद इज़्तिराब के तासुरात उभरे। फिर उसके चेहरे पर रोशनी फैल गई। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, उसने ठोस लहजे में कहा। लेकिन क्यों नूरजहां बेबी, तुम इस रिश्ते पर क्या एतराज है? दरवाजे के पास मौजूद शिमोबी ने मजबूत लहजे के साथ गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। अमरीन अगर अपने घर की हो जाए तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ होगी? तुम तकलीफ की बात करती हो शिमोबी? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा सारा कारोबार सिर्फ अमरीन के दम से चल रहा है? ये चली गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम तो जानती हो कि परवीन को तो महफिल में भाव बताने तक की तमीज नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी कमाई की फिक्र है नूरजहां बेगम। जरा ये तो सोचो कि अगर खुदा न खास्ता अमरीन को कुछ हो जाता तो फिर कौन कमाई कर देता? शिमोबी ने अमरीन की हमायत में अपना पूरा जोर लगा दिया। मैंने इन दोनों की बहस खत्म कराने की कोशिश की। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है नूरजहां बीबी। सरदार खिजर खान कोई गिरा पड़ा आदमी नहीं है। अगर उसे वाकई अमरीन को हासिल करना है तो वो तुम्हें मुंह मांगी रकम देगा। वो जल्दी यहाँ पहुंचने वाला है। उस वक्त तक तुम अमरीन को महफिल की जीनत बनने पर मजबूर न करना। चलो ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही सही। सरदार खिजर खान आ जाए, बाकी बातें उस वक्त होंगी। नूरजहां बेगम ने कदरे नरम लहजे में कहा। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। अपने पलंग पर नीम दराज होकर मैं अपना आइंदा का लाहे अमल मुरतब करने लगा। मैंने फैसला किया कि मैं कल सुबह सवेरे अपने शिकार की टोर लगाने निकल खड़ा होऊंगा। मुझे पूरी तरह यकीन था कि इस इलाके में पहुंचने के बाद मैं किसी न किसी तरह रफाकत अली को ढूंढ ही निकालूंगा। बड़े बड़े बंगलों की इस सवादी में अगर मैं शाम के बाद पहुंचता तो फौरन ही मशकूक करार दे दिया जाता। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं दिन की रोशनी में वहां जाऊं। आपको नींद आ रही है? अमरीन ने अपनी मध्यम और शीरीं आवाज से मेरे कानों में रस खोला। मैं चौंक कर उठ बैठा। आप आइए आइए। किसकी याद में गुम है जनाब कि गिरदोपेश का होश तक नहीं है? उसने मानी खेज नजरों से मुझे घूरा। मैंने उससे आंख चुराते हुए कहा, मुझे किसको याद करना है बीबी? आए बैठे। लगता है आपको तनहा पड़े रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है। आइए मैं आपको नूरजहां बेगम की दुकान दिखाती हूँ। कदरे हिचकिचाहट के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। चलिए।
امرین مجھے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے حیرانی سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ مجھے وہاں داخلے کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ امرین چند لمحوں تک میری الجھن سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر وہ میرا بازو تھام کر ایک آدم قد دیوار گیر الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا۔ وہ الماری اندر سے بالکل خالی تھی، حتیٰ کہ مجھے اس میں کھانے بھی نظر نہیں آئے۔ میں بھی معاملے کو سمجھ میں نہیں پایا تھا کہ امرین نے الماری کی پچھلی چوبی دیوار میں ایک کانچے میں انگلیاں پھنسا کر اسے ایک طرف سرکانے کی کوشش کی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چوبی دیوار سلائیڈنگ دروازے کی مانند ایک طرف سرکتی چلی گئی۔ میری حیرانی دیکھ کر امرین کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آئیے، اس نے تاریک الماری میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک اور دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ میں بھی اس کے پیچھے الماری میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ہم دونوں ایک اور کمرے میں آ چکے ہیں۔ امرین نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میرے سامنے ایک اور آدم قد دیوار گیر الماری موجود تھی۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ بڑا ہی اجڑا بے سر و سامان سا کمرہ تھا۔ مجھے وہاں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے اس کمرے کی کوئی خصوصی اہمیت ظاہر ہوتی۔ امرین مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے کے دروازے سے باہر نکلی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی مجھے لگا کہ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا ہوں۔ وہ ایک راہداری تھی جس میں وال ٹو وال کارپٹ بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر آویزاں روغنی تصاویر، بے حد نفیس وال پیپر، چھت سے لٹکتے ہوئے چھوٹے بڑے فانوس۔ میں حیرت اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ راہداری کی آرائش کا جائزہ لیتا رہا۔ امرین نے مسکراتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھے اس کمرے میں بھی کسی اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے کمرے کا منظر نظر آیا۔ امرین نے اس کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد ایک اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کمرہ بھی مجھے پہلے والے کمرے کا عکس محسوس ہوا۔ اس راہداری میں مجھے 2 اور کمرے بھی نظر آئے، لیکن امرین نے انہیں نہیں کھولا۔ اس راہداری سے گزر کر ہم ایک بڑے سے ہال میں آ گئے۔ اس ہال کا منظر مجھے بڑا مانوس سا محسوس ہوا۔ فرش پر بچھا ہوا وسیع و عریض سرخ قالین، دیواروں کے ساتھ رکھے ہوئے بھاری بھرکم گاؤ تکیے، دیوار میں بنے ہوئے خوبصورت طاق اور ان میں رکھی ہوئی چھوٹی بڑی درجنوں ایش ٹریز۔ مجھے چھت سے ایک بہت بڑا فانوس لٹکا ہوا نظر آیا۔ جب یہ فانوس روشن ہوتا ہوگا تو کمرے میں ایک اور سورج کے طلوع ہونے کا منظر سامنے آ جاتا ہوگا۔ مجھے سال کے کمرے سے ایک اور راہداری سامنے جاتی نظر آئی۔ اس راہداری میں بھی 2 کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ مجھے ان کمروں میں سے کئی لوگوں کے بات کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سازندے اور طبلہ نواز وغیرہ ہیں۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا انسانی پتلیوں کا شو روم؟ امرین نے قدر تلخ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ فوری طور پر میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کچھ دیر یہاں رکیں گے یا پھر واپس چلیں؟ امرین نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میرے خیال میں واپس ہی چلیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مجھے یہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ میرا بھی کبھی کبھی یہاں سے بری طرح دل گھبراتا ہے، مگر میرے لیے تو کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ امرین نے الماری والے اجاڑ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اداس لہجے میں بتایا۔ ایک بار پھر وہی پہلے والا عمل دہرایا گیا۔ ہم آدم قد الماری سے گزر کر مکان کے رہائشی حصے میں آ گئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے امرین سے پوچھا، تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کیا تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ فی الحال میں آزاد اور اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ امرین نے میرے سامنے والی چھوٹی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میری جیسی لڑکیوں کو سب سے بڑی سہولت یہی تو ہوتی ہے کہ ہمارے سلسلے میں کوئی بھی فکر مند نہیں ہوتا۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ امرین نے مردہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں تم سے کچھ پوچھوں تو تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے تم کہہ کر مخاطب کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ دراصل میں تم سے کچھ ذاتی سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ذوالفقار علی شاہ، تم مجھے صرف ذوالفقار کہہ سکتی ہو۔ خیر، تمہیں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ کیا تم نور جہاں بیگم کی حقیقی بیٹی ہو؟ نہیں، امرین نے دھیمے لہجے میں مختصر ترین جواب دیا۔ تو پھر تم جیسی نفیس لڑکی اس بدبودار دلدل میں کیسے آن پھنسی؟ میری طرح کی اس پیشے سے وابستہ زیادہ تر لڑکیاں اپنی اس بازار میں آمد کو نصیب اور ظالم سماج کا کارنامہ قرار دیتی ہیں۔ امرین نے کھول لہجے میں بتانا شروع کیا، لیکن مجھے کسی بہانے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بلا جھجک اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے بذات خود اپنے آپ کو گناہوں کی اس منڈی میں پہنچایا ہے۔ میری اس تباہی کا ذمہ دار میرا کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ مجھے امرین کی آواز کسی انجانے بوجھ سے لرزتی محسوس ہوئی۔